ओके गाइस, अब जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वो है सीटेट 2024 लेवल 1 जिन्होंने लैंग्वेज 1 हिंदी लिया था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हैं वो 91 to 120 हैं। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार का आंतरिक स्वच्छता के आयाम है। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। इसने बोला है कि जो आंतरिक स्वच्छता होती है उसमें मन की शुद्धि और सात्विक विचार होते हैं, और जो बाहरी स्वच्छता होती है उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति है। बाह्य स्वच्छता का मूल आधार आंतरिक स्वच्छता होती है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्मा के जो जन्मजात गुण होते हैं उनका उल्लंघन प्राकृतिक विधि, विधान और व्यवस्था का उल्लंघन होता है। अब हम इससे पहला क्वेश्चन देखेंगे। आंतरिक स्वच्छता जो है उससे संबंधित नहीं है। निर्मल विचार, शांति, प्रेम और शिक्षा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शिक्षा, क्योंकि शिक्षा जो है वो ये शिक्षा ये किससे रिलेटेड है? बाहरी स्वच्छता से, बाह्य स्वच्छता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है बुनियादी आवश्यकता है। बाहरी स्वच्छता और निर्मलता, भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, और बाहरी और भीतरी स्वच्छता और शुद्ध विचार। ठीक है, जो बुनियादी आवश्यकता होती है 92 का होगा आपका करेक्ट आंसर, बाहर और भीतर की स्वच्छता और निर्मलता। ठीक है, ये रहा आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता क्या है? एक बुनियादी आवश्यकता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है बाह्य स्वच्छता का मूल आधार आंतरिक स्वच्छता है। इस वाक्य का क्या आशय है? बाहरी और भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक है। भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है, बाहरी स्वच्छता पर ही भीतरी स्वच्छता आधारित है, और बाहरी और भीतरी स्वच्छता एक दूसरे से स्वतंत्र है। बाहरी और भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक है, ये बात सही है। बाहरी और भीतरी स्वच्छता एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। बाहरी स्वच्छता पर ही भीतरी स्वच्छता आधारित है, ये गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो भीतरी स्वच्छता होती है उस पर ही आपकी बाहरी स्वच्छता बेस्ड होती है। पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है? भीतरी स्वच्छता। आपका मन साफ होगा तभी आप बाहर से जो है वो स्वच्छ रह पाएंगे। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान में अगर आप एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? मैंने पहले भी बताया था कि अगर शब्द के अंत में एक प्रत्यय हो तो आगे वाला जो शब्द होता है वो चेंज हो जाता है और उसमें डबल मात्रा लग जाती है। जैसे यहाँ विधान है और यहाँ एक प्रत्यय है तो ये कन्वर्ट करके क्या हो जाएगा? वैधानिक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। जैसे इतिहास है, इतिहास में अगर आप एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? ऐतिहासिक। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है? विशेषण जिसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेष्य संज्ञा वर्ण जिसकी विशेषता, विशेषण जो विशेषता बता रहा है, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है। बाह्य स्वच्छता, बुनियादी आवश्यकता, शिक्षा, पर्यावरण और जन्मजात गुण। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज शिक्षा, पर्यावरण। ना तो ये विशेषता बता रहा है और ना ही ये विशेष्य है। स्वच्छता कैसी? बाह्य। आवश्यकता कैसी? बुनियादी। तो आवश्यकता की विशेषता कैसी हुई? बुनियादी। स्वच्छता की विशेषता बाहरी। गुण कैसे? जन्मजात। ठीक है, तो अगर आप कैसा लगा के भी देखेंगे तो कई बार जो है आंसर है आपको मिल जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है समूह से भिन्न शब्द है। स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान और स्वच्छ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, स्वच्छता क्या है? स्वच्छता का भाव, निर्मलता का भाव और सम्मान का भाव। लेकिन स्वच्छ क्या है? स्वच्छ आदमी, ये क्या है? एक विशेषण है, जबकि ये क्या है? आपके भाव हैं। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है मन में कोमल भाव जगाना, मन की कल्पना को उड़ान देना, मन के बुरे भावों को दूर करना और मन की समस्त भावनाओं का दमन करना। इसका करेक्ट आंसर होगा मन के जो बुरे भाव होते हैं जब आप उनको अपने मन से दूर रखते हैं तो वो होता है आंतरिक स्वच्छता। जब हम बोलते हैं कि किसी इसका दिल साफ है, इसका मतलब क्या होता है? कि वो अपने मन में कभी भी बुरे भाव नहीं आने देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 बुनियादी में प्रत्यय है। इसका करेक्ट आंसर होगा योर ऑप्शन नंबर 3। क्यों? बुनियाद प्लस ई। जैसे ही आप इसमें ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो बड़ी की मात्रा लग जाएगी, इसका बन जाएगा बुनियादी। ठीक है, नेक्स्ट है गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए
शारीरिक स्वच्छता और शुद्धता, शांति बाह्य स्वच्छता स्वास्थ्य, शांति प्रेम और बाह्य स्वच्छता, विचार और भावों की पवित्रता। क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। जो गद्यांश है उसमें आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा कि मनुष्य के लिए विचार और भाव की पवित्रता सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी लड़ाई चली थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। कविता में किस छल की बात की गई है? व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने के, व्यापारी बन मिलावट करना, व्यापारी बन पैसों का हेरफेर करना और व्यापारी बनने की वेशभूषा धारण करके। इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा जो व्यापारी बन के हमको गुलाम बनाया गया है, ये क्या हुआ था? सबसे ज़्यादा जो छल है वो हुआ था। ये देखो, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा इक। नीति में ता जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। नीति में ई जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। नीति में ई है? नहीं जुड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप एक प्रत्यय जोड़ेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा नैतिक। ठीक है, स्वाभिमान का संधि विच्छेद है स्वा प्लस विमान, स्व प्लस विमान, स्व प्लस अभिमान, स्व प्लस अभिमान। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। स्वाभिमान, स्व प्लस यहाँ पे आ है तो अ में कन्वर्ट हो जाएगा अभिमान, तो ये ए और इसका ए मिलके क्या बना देंगे? आ। ठीक है, नेक्स्ट है, देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है? वीर शहीदों के बलिदान से, गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, कीमत बड़ी चुकाई थी, लंबी चली लड़ाई थी। इसका करेक्ट आंसर होगा लंबी चली लड़ाई थी। ठीक है, लंबा समय लगा, लंबी चली लड़ाई थी। देश की स्वतंत्रता के लिए शस्त्रों का निर्माण किया गया, अपने जीवन की आहुति दी, वीरों की भर्ती की गई, बहुत सारा धन दिया गया। इसका करेक्ट आंसर होगा अपने जीवन की आहुति दी। नेक्स्ट है, आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया जाता है? वीरों की कूटनीति, वीरों के बलिदान, वीरों के अस्त्र शस्त्र और व्यापारी वर्ग के सहयोग को। ये होगा वीरों के बलिदानों को। अगर आप इसके ऑप्शंस भी नहीं पैरा भी नहीं पढ़ेंगे ना ऊपर की कविता, तो भी आप इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं कि वीरों के बलिदान की वजह से ही हमें क्या है? आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके हैं? ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों के द्वारा जो शिशु गीत गाया जाता है, गीत या फिर अलापना, किसके तरीके होते हैं? ठीक है, जो बच्चे गाना नहीं गाते रहते हैं, शब्दावली को समृद्ध करने में, उच्चारण का अभ्यास करने में, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने में और अभिव्यक्ति जो है उसका संवर्धन और वाक्यों की लय में। अच्छा, इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, ये ध्यान से पढ़िएगा। शब्दावली को समृद्ध कर रहा है बच्चा, कंठस्थ कर रहा है, तो कंठस्थ तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है किसी भी चीज़ को कंठस्थ नहीं कर रहा है। उच्चारण का अभ्यास करने में, अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 एंड 4। जो शब्द और वाक्य संरचना है ना तो वो उनको कंठस्थ कर रहा है, ना ही जो कम्युनिकेशन का तरीका होता है वो उसको इंक्रीज कर रहा है, और ना ही वाक्यों की वो लय बना रहा है। लेकिन हाँ, वो शब्दावली जो होती है अपनी डिक्शनरी उसको समृद्ध कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, और जो उच्चारण होता है उसका अभ्यास कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, जो लाइब्रेरी होती है उसको सिर्फ इसलिए मत देखो कि वो एक स्टोर रूम है, बल्कि किस फॉर्म में देखना चाहिए? शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। पुस्तकों के साथ संलग्नता जो है उसके सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों के आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सहस्वर पठन सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जो लाइब्रेरी है उसको स्टोर रूम में नहीं देखने का मेन कारण क्या है? पहला देखिए, बच्चे जो होते हैं उनको बाल साहित्य की विभिन्न प्रकार की विधाएं देखने को मिलती हैं, बिल्कुल सही है। पुस्तकों के साथ संलग्नता का सक्रिय परिवेश, ये भी सही है।
अध्यापक और दूसरे जो वयस्क होते हैं वो भी पुस्तकालय में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन पुस्तकालय में जो पाठ्य पुस्तक होती हैं, कभी भी आपने लाइब्रेरी में स्वस्वर पठन देखा है? नहीं होता ना, तो यही इसका गलत आंसर हो जाएगा। सो द ऑप्शन 4 इज रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट है, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता होनी चाहिए? अगर आपको एजुकेशन गेन करनी है तो आपको किसमें मास्टर होना चाहिए? ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन, साइट शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान, सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। क्यों? अगर मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ में मास्टरी करनी है, ठीक है, अब यही क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को डिकोड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये पूछना क्या चाह रहा है, तभी तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। और इसमें जो भाषा लिखी हुई है उसका बोध आपको होना चाहिए ना, कि आपको साक्षरता कैसे पढ़ना है, अर्जित कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह नहीं, साइट शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान नहीं, सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध नहीं। लेकिन क्वेश्चंस को डिकोड करना, मतलब जो भी आप मास्टर्ड हैं जिस भी चीज़ में, उसको उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप उस चीज़ को डिकोड करें और फिर आपको लैंग्वेज का ज्ञान हो। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? अगर बच्चों को व्याकरण पढ़ानी है तो कौन सा इफेक्टिव मेथड नहीं है? वास्तविक संप्रेषण, संप्रेषण के अभ्यास के अवसर, व्याकरण के इस प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना और व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सिखाना। अब यहीं पे आपको पता चल रहा है कि ये इसका सही आंसर नहीं है। वास्तविक संप्रेषण, जब आप रियल लाइफ से जोड़ के कम्युनिकेट करके चीज़ों को, मतलब बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ के जब चीज़ों को डेमो देते हैं, वो इफेक्टिव है। संप्रेषण यानी कि बच्चों को आप कम्युनिकेट करने का अवसर दे रहे हैं। व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन कंठस्थ, बच्चों को रटाना नहीं है। जहाँ भी रटाना और कंठस्थ आ जाए ना, वो तो वैसे भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 110, कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच जो संबंध है उस पर बल देता है? ठीक है, कौन सा साक्षरता शिक्षण जो उपागम है वो लेटर और जो फनेटिक होता है, यानी कि ध्वनि, उनके बीच जो रिलेशनशिप है उस पर बल देता है? समग्र भाषा पद्धति, स्थितिपरक उपागम, व्याकरण अनुवाद और ध्वनि विज्ञान निर्देश। इसका करेक्ट आंसर होगा ध्वनि विज्ञान निर्देश। जहाँ पे जो फोनेटिक्स होते हैं, यानी कि जो ध्वनि होती है, और जो लेटर होते हैं, उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन जो होता है, यानी कि उनके बीच जो रिलेशनशिप है उसको, उसके संबंध पर बल दिया जाता है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ये ग्रामर ट्रांसलेशन होता है, इसमें अक्षर ध्वनि का कोई लेना देना नहीं। समग्र भाषा पद्धति, इसमें पूरी लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाता है। स्थिति पूरा उपागम नहीं। नेक्स्ट है, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो? गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है? बेसिकली एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा कि वे अपने जो क्लासमेट्स हैं उनसे पॉसिबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, क्या तुम ये खा सकते हो, क्या तुम ये पहन सकते हो, तो ऐसे ही उसने पूछा क्या तुम तैर सकते हो। ये एक्टिविटी जो है वो क्यों करवा रही है? वो मौखिक प्रभाव अभ्यास, नियंत्रित मौखिक अभ्यास, स्वच्छंद बोलना या फिर निष्क्रिय श्रवण। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज मौखिक प्रभाव अभ्यास। यानी कि वो क्या कर रही है, ओरली जो फ्लुएंसी होती है उसकी प्रैक्टिस करवा रही है। इसमें कंट्रोल मौखिक अभ्यास नहीं है, निष्क्रिय श्रवण नहीं है, बच्चा बहुत एक्टिव है। स्वच्छंद बोलना नहीं, स्वच्छंद बोलना मतलब ये नहीं कि वो फ्री बोलेगा, उसको सकना वर्ड को यूज़ करके ही क्वेश्चंस पूछने हैं, तो उसमें वो क्या करेगा, मौखिक मुंह से बोलेगा, प्रवाह फ्लुएंसी आएगी, अभ्यास वो उस चीज़ की प्रैक्टिस करेगा। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय वो किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेगी? क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं? बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं? क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्थल के अनुसार लिखी गई हैं? क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की जो पठन पाठ्यचर्या है उसके लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी? क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग जो हैं उसके प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं?
अब इसमें पहले पूछा है कि जो टीचर है वो क्या बनाना चाह रही है, पठन कोना। जैसे क्लासरूम है, यहाँ पर एक कोना बना देते हैं जहाँ पे बच्चों के द्वारा बनाई गई जो चीज़ें होती हैं उनको लेके इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। अब उन बच्चों के लिए जो बुक्स है उनको सेलेक्ट करते टाइम वो कौन सा प्रश्न है जिसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानेगी, कि इन पुस्तकों के लेखक जो है वो जाने माने हैं। वो इस थॉट को दिमाग में रखेगी और बाल साहित्य के ये माननीय लेखक है, इसलिए इन बुक्स को मैं बुक कॉर्नर में रख देती हूँ, रीडिंग कॉर्नर में। क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं? क्या वो ऐसी बुक्स रखेगी जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो स्वतंत्र पठन स्तर है, यानी कि फ्री रीडिंग जो लेवल है उसके हिसाब से लिखी गई है? या फिर वो ये दिमाग में रखेगी कि पुस्तकें तीसरी कक्षा की जो पठन पाठ्यचर्या है उसके गोल को संबोधित कर रही हैं? या फिर पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग के प्रयोग के लिए उपयुक्त है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, कि ये जो पुस्तकें हैं इनके लेखक जाने माने हैं और जो बाल साहित्य है ये उसके माननीय लेखक है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि बच्चे जो है वो छोटे हैं, कौन सी क्लास के हैं, 3rd क्लास के। और वो क्या कर रही है, एक रीडिंग कॉर्नर बना रही है टीचर। तो रीडिंग कॉर्नर बनाते वक्त वो इन चीज़ों को ध्यान में रखेगी, जो भी वो बुक सेलेक्ट करेगी वो वाली करेगी जिनके ऑथर जो है वो बहुत जाने माने यानी कि फेमस हैं। कौन सा उपागम या विधि शिक्षार्थी के जीवन की जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उनमें भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित हैं? प्राकृतिक उपागम, डायरेक्ट मेथड, संप्रेषणात्मक उपागम और श्रव्य भाषिक विधि। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज संप्रेषणात्मक उपागम। जीवन की जो वास्तविक परिस्थिति होती है उसमें जो भाषा का प्रयोग होता है वो संप्रेषणात्मक उपागम में होता है, जहाँ पर आप डेली जीवन में जो भी कम्युनिकेट करते हैं वो आपके दैनिक जीवन से जुड़ा रहता है, ठीक है, और वही आप आगे चल के लैंग्वेज एक्विजिशन में यूज़ करते हैं। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली करके जांच करने के लिए कहा। इसका उद्देश्य क्या था? टीचर ने बच्चों को बोला कि अपने क्लासमेट से जितनी भी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं उनको एक्सचेंज करो। तो इसके पीछे उसका मेन पर्पस क्या था? विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना, नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास, संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास, या सहपाठी के काम की जांच की कौशल विकसित करना। तो इसमें अभ्यास हो रहा है, विस्तृत पठन का अभ्यास हो रहा है नहीं, नई शब्दावली नहीं, संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास नहीं, लेकिन सहपाठी जो है उसके काम की जांच जो है उसकी स्किल उसमें डेवलप हो रही है कि जो क्लासमेट है वो कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब तक कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं, वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं या बार बार लिखते हैं। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर होता है, ठीक है। जो बुनियादी चरण की अवस्था होती है, जो छोटे वाले बच्चे होते हैं बिल्कुल प्राइमरी स्टेज के, उनमें अधिगम किस स्टेज पे सबसे ज़्यादा होता है? जब वो पीछे पीछे बच्चों के, जैसे टीचर ने कोई पोएम गाई तो उसके पीछे पीछे बच्चे भी गा रहे हैं, नहीं, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब वो पांचों इंद्रियों का प्रयोग करेंगे और अपने जो हाथ हैं उनको एक्टिव रूप से यूज़ करेंगे। वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं, नहीं, ट्रेसिंग होता है जैसे टीचर ने लिख दिया टी, तो वो हम छोटे थे तो नहीं लिखते थे बार बार टी करके, तो होती है ट्रेसिंग। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर नहीं, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल होते हैं, एक तो होता है आप पूरे हाथ का यूज़ करते हो, धीरे धीरे आप उंगलियों का यूज़ करना सीखते हो, तो जो उंगलियों का यूज़ होता है दैट इज़ योर सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2। बच्चा तब तक लर्निंग में इन्वॉल्व नहीं होगा जब तक वो खुद करके नहीं सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए फाइनल रूप में भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? प्रारूपण, पुनः प्रारूपण, प्रूफ रीडिंग और सहपाठी मूल्यांकन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग होती है कि जब आप फाइनल सबमिशन देते हो किसी भी चीज़ का तो उससे पहले जो आप लास्ट बार एक चेक, क्वालिटी चेक देते हो, दैट इज योर प्रूफ रीडिंग। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ये लेखन के सारे चरण है, प्रारूपण, पुनः प्रारूपण, प्रूफ रीडिंग। नेक्स्ट है, कौन सा उपागम या विधि बच्चों की भाषा की कक्षा में
उनकी अपनी जो सहजात भाषा है उसका प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। प्राकृतिक उपागम, डायरेक्ट, संप्रेषणात्मक उपागम और सभ्य भाषिक विधि। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ डायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड होती है उसमें मदर टंग यूज़ नहीं की जाती। इसमें मेनली फोकस किस पे होता है? सेंटेंस पे, यानी कि जो वाक्य होता है उस पे। इसमें इंग्लिश में डायरेक्ट आपको कम्युनिकेट करना सिखाया जाता है, या फिर जो भी आपकी टारगेट लैंग्वेज है डायरेक्ट आपको उसमें बात करना सिखाया जाता है। इसमें मदर टंग का कोई भी रोल नहीं होता। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए डिफरेंट टाइप की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है उसके सिलेक्शन के लिए सही नहीं है? जो चयनित सामग्री होती है वो इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। ये बात तो सही है कि जो भी आप टीचिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो जब बच्चा प्रयोग करेगा तो वो अट्रैक्टिव हो और सेफ हो। चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने में पर्याप्त अवसर दे। बिल्कुल सही बात है। जब तक बच्चा उसको देख के क्यूरियस नहीं होगा और खोजबीन और प्रयोग नहीं करेगा तो TLM बेकार है। चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जिसे आसानी से बदला जा सके। ठीक है। इसमें बोला है कि आप जो भी TLM यूज़ कर रहे हों वो लोकली निर्मित होना चाहिए। ये नहीं जैसे आप जयपुर में पढ़ा रहे हैं और आप TLM यूज़ कर रहे हैं अहमदाबाद या फिर इंडिया से बाहर का, ठीक है, या फिर स्थानीय रूप से उपलब्ध हो, या फिर वो आप जहाँ के हैं वहाँ पे अवेलेबल हो, जिससे अगर कोई भी चीज़ खराब हो जाए या फिर टूटी आए तो आप उसको एक्सचेंज कर सकें। चयनित सामग्री जो होती है वो सिर्फ, यहाँ लिखा है सिर्फ, बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए खुरदरी होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो भी सेलेक्टिव मटेरियल है वो सिर्फ बच्चों के द्वारा बनाया हुआ हो और फिसलन को बचाने के लिए। नहीं, ये कोई लेना देना नहीं है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है NCF के द्वारा जो रेखांकित दक्षताएं हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, उसके द्वारा जो रेखांकित दक्षताएं हैं उनको प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की जो प्रतिभागिता है उसको समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागतीय, आनंददायी परिवेश सबसे ज़्यादा उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है। यानी कि जो NCF है उसने कहा था कि बच्चे को आपको जो भी पढ़ाना है वो उसकी रियल लाइफ से जो भी इंसिडेंट होते हैं उनसे कनेक्ट करके पढ़ाइए। ठीक है, उसके वास्तविक जीवन से जोड़िए। तो जो रेखांकित दक्षताएं हैं उनको जब NCF में ऑब्टेन करना है, मतलब अचीव करना है, तो जो हर बच्चे की प्रतिभागिता है उसको सपोर्ट करने वाला समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश कैसे आप बनाएंगे? तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को ना करके आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करके, मुख्यतः विद्यार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके, या फिर रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्ष की सजावट करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जब आप विकास के विभिन्न जो आयाम हैं उनसे बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। ठीक है, दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एक ऐसा तरीका है जहाँ पे आप बच्चों को हर बच्चे की प्रतिभागिता जो है उसको आप मतलब हर बच्चे को आप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 120। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? पाठ्यचर्या सिद्धांत, मूर्त सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत और तकनीकी सिद्धांत। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज मूर्त सिद्धांत। पाठ्यचर्या सिद्धांत, करिकुलम प्रिंसिपल, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल। लेकिन जो मूर्त सिद्धांत होता है वो बुनियादी चरण, ठीक है, उस पर पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है। आई जस्ट होप गाइस कि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियर हुए हों। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू।